Hello everyone, welcome back to Book Study with Anu. In today's video, we will study the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. I will explain it line by line in easy Hindi along with vocabulary, meanings, important question answers, and poetic devices. So, watch till the end and let's begin. अ टाइगर इन द जू इस कविता में कवि लेस्ली नॉरिस ने चिड़ियाघर में कैद एक बाघ की दुखद स्थिति का वर्णन किया है. ओके, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. दिस पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. यह कविता चिड़ियाघर में रहने वाले एक बाघ की तुलना उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में रहने वाले बाघ से करती है. कॉन्ट्रास्ट यानी तुलना. द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. कविता पहले चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर में लौट आती हैं. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. कविता को एक बार पढ़िए और बताइए कि कौन से स्टांजास चिड़ियाघर के बाघ के बारे में हैं और कौन से स्टांजास जंगल के बाघ के बारे में हैं. Let us read first stanza. He stalks in his vivid strips. वह अपनी चमकीली धारियों वाले शरीर के साथ धीरे धीरे चलता है. स्टॉक्स यानी धीरे धीरे चलना. विविड स्ट्रिप्स यानी चमकीली धारियां. The few steps of his cage. वह पिंजरे में केवल कुछ ही कदम चल सकता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. वह अपने मुलायम पंजों पर बिना आवाज किए चलता है. वेलवेट यानी मखमल. इन हिज क्वाइट रेज. वह अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ है लेकिन शांत रहता है. क्वाइट रेज यानी शांत क्रोध. सेकेंड स्टांजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. उसे जंगल की छाया में छिपकर रहना चाहिए. लर्किंग यानी छिपकर रहना. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. उसे लंबी घास के बीच चुपचाप चलना चाहिए. नियर द वाटर होल. उसे पानी के स्रोत के पास रहना चाहिए. वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं. प्लम्प यानी मोटा ताजा. ही शुड बी थर्ड स्टैंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. उसे घरों के आसपास दहाड़ते हुए गुजरना चाहिए. स्नार्लिंग यानी गुस्से से गुर्राना. एट द जंगल्स एज. जंगल के किनारे. बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज. अपने सफेद दांत और तेज पंजे दिखाते हुए. बेरिंग यानी दिखाना. फैंग्स मतलब नुकीले दांत. क्लॉज यानी तेज पंजे. टेरराइजिंग द विलेज. गांव वालों में डर पैदा करते हुए. फोर्थ स्टैंजा. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लेकिन वह सीमेंट की कोठरी में बंद है. कॉन्क्रीट सेल यानी सीमेंट की कोठरी. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. उसकी सारी ताकत सलाखों के
के पीछे कैद है. बार्स यानी लोहे की सलाखें. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. वह पिंजरे में बार बार आगे पीछे चलता रहता है. इग्नोरिंग विजिटर्स. वह आने वाले लोगों की ओर ध्यान नहीं देता. फिफ्थ एंड लास्ट स्टैंजा. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. रात में वह आखिरी आवाज सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स. गश्त लगाने वाले गाड़ियों की आवाज. पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त लगाने वाली गाड़ियां. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज. वह अपनी चमकदार आंखों से देखता रहता है. स्टेयर्स यानी टकटकी लगाकर देखना. एट द ब्रिलियंट स्टार्स. आसमान में चमकते तारों की ओर. नेक्स्ट इज हार्ड वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंस यानी अंतर या तुलना. नेचुरल हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम प्राकृतिक आवास. स्टॉक्स मीन्स वॉक्स स्लोली एंड क्वाइटली यानी दबे पाव चलना. विविड स्ट्रिप्स मीन्स ब्राइट स्ट्रिप्स चमकीली धारियां. क्वाइट रेज मीन्स साइलेंट एंगर शांत क्रोध. लर्किंग मीन्स हाइडिंग सीक्रेटली मतलब छिपकर रहना. प्लम्प मीन्स फैट एंड हेल्दी मोटा ताजा. स्नार्लिंग मीन्स ग्रोलिंग एंग्रीली गुस्से से गुर्राना. बेरिंग मीन्स शोइंग दिखाना. फैंग्स मीन्स लॉन्ग शार्प टीथ नुकीले दांत. क्लॉज मीन्स शार्प नेल्स तेज पंजे. कॉन्क्रीट सेल मीन्स सीमेंट केज और रूम यानी सीमेंट की कोठरी. बार्स मीन्स मेटल रॉड्स लोहे की सलाखें. पेट्रोलिंग कार्स मीन्स सिक्योरिटी व्हीकल्स गश्त लगाने वाली गाड़ियां. स्टेयर्स मीन्स लुक्स फिक्स्डली मतलब टकटकी लगाकर देखना. नेक्स्ट द पोअम अ टाइगर इन द जू हैज 5 stanzas with 4 lines in each stanza. The rhyming scheme of the poem is ABCB. Next is poetic devices. First is alliteration. It is the repetition of a letter at the start of closely placed words. Example: plump pass, behind bars, lurking and long. Next is personification. In this poem, the tiger is called he instead of it, giving the animal human-like presence and dignity. Third is metaphor. Metaphor is a literary device used to make a comparison without using the words like or as. Example: on pads of velvet quiet. This phrase compares the paws of the tiger to velvet because of the quality of softness of velvet. Next, fourth device is repetition. Repetition of words or phrases. Example: words like stock, quiet and brilliant. Next, imagery. This poetic device refers to usage of verbal images to describe a concept. Example: the poet has given detailed visual description about the tiger he stalks in his vivid
strips. Next is oxymoron. This figure of speech combines two opposite ideas to create poetic effect. Example, the poet has used two words which are opposite in meaning, quiet and rage. Next, question answers section. First question is, read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. First, find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them into columns. Second, find the words that describe the two places and arrange them into columns. Now, try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations. फर्स्ट, वे शब्द ढूंढिए जो बाघ की पिंजरे में और जंगल में होने वाली गतिविधियों और हरकतों का वर्णन करते हैं. उन्हें दो कॉलम में व्यवस्थित कीजिए. दूसरा, उन शब्दों को खोजिए जो इन दो स्थानों चिड़ियाघर और जंगल का वर्णन करते हैं और उन्हें दो कॉलम में व्यवस्थित कीजिए. आंसर फर्स्ट, you can take screenshot of these columns. Answer second, let's move to the second question. Notice the use of a word repeated in lines such as these. First, on pads of velvet quiet in his quiet rage. Second, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? मतलब इन पंक्तियों में एक शब्द के दोहराव पर ध्यान दीजिए. इस दोहराव का क्या प्रभाव पड़ता है? सेकंड, इन पंक्तियों में ब्रिलियंट शब्द के दोहराव पर ध्यान दीजिए. इस दोहराव का क्या प्रभाव पड़ता है? Answer first, the word quiet is repeated in these two lines. This repetition is very meaningful because it highlights the tiger's silent anger, frustration, and helplessness. The tiger is naturally a powerful and dangerous animal, but he is locked inside a cage and cannot express his anger freely. The phrase velvet quiet suggests that the tiger moves silently on his soft paws. The phrase quiet rage shows that although the tiger is extremely angry about being imprisoned, he remains silent and controlled. The repetition of quiet also creates a feeling of sadness and tension. It makes the reader understand that the tiger is suffering silently because his freedom has been taken away. Second answer, the word brilliant is repeated in these two lines. The first time it describes the tiger's bright and shining eyes, while the second time it describes the bright stars in the night sky. The repetition creates a strong visual image in the reader's mind. We can imagine the tiger looking at the shining stars with his bright eyes. It also creates a connection between the tiger and the natural world outside the zoo. The repetition also makes the ending of the poem beautiful, memorable, and meaningful. The tiger is physically trapped inside the cage, but his eyes are looking towards the vast open sky. Thus, the repetition of brilliant emphasizes the brightness of the tiger's eyes
and the stars, while also highlighting the contrast between his limited life in the cage and the vast freedom of the natural world. If you like this video, please like, share and subscribe.